हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्थसारथी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैं अभी आप लोग को स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस बता रहा हूँ, जिसमें से हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था वो था फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप। और हम लोगों ने देखा उस चैप्टर को। यदि आप नहीं देखें तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 2 यानी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के रूपों के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जिसमें से क्रिया के रूप कहें तो वो अभी हम लोग काल पढ़ रहे हैं। क्रिया के रूप यानी काल पढ़ रहे हैं। और काल जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट का हम लोग जो उसका भी 4 काइंड्स होते हैं, यानी 4 काइंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और यदि आप नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पास्ट टेंस, यानी कि टेंस का जो सेकेंड फॉर्म है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें से हम लोग पास्ट का जो फर्स्ट काइंड्स है, पास्ट इंडेफिनिट या उसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। याद रखिएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। जिस प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सेकेंड फॉर्म जो है टेंस का, उसका 3 नाम है। यानी किसी व्यक्ति का जिस प्रकार 1, 2 या 2 से अधिक नेम होते हैं, उसी प्रकार इस टेंस का भी 3 नेम्स हैं। तो उसमें से पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यदि आपको कहीं मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर रहे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या आपको मिल जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप चकित नहीं होइएगा, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसी टेंस का 3 नाम है। यानी इसको हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो एग्जाम में यदि इस 3 में से कोई एक भी दिखे तो आपको समझ लेना है कि वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर के पहले जो एक टेंस पढ़ा था उसका हम लोग कंक्लूजन करेंगे, यानी निष्कर्ष करेंगे। आखिर हम लोगों ने क्या सीखा। तो कंक्लूजन यही है स्टूडेंट्स कि हम लोग इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ा, यानी उनका अध्ययन किया। तो उस टेंस का जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यानी उस टेंस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो यह है कि सबसे पहले हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो उसका आइडेंटिटी पढ़ते हैं, यानी आप पहचानते हैं उसको। यदि आप पहचान लेते हैं फिर उसके बाद आप उसका रूल अप्लाई करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी, वो था यानी धातु के साथ आ दीर्घ ई, यानी ई जो है वो लॉन्ग ई यानी दीर्घ ई है ना, और ए इस प्रकार से यदि आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और जब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो उसको बनाने के लिए जो रूल था वो था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि उस टेंस का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म, यानी कि उसको हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म भी कहते हैं। तो जो रूल था उसमें वही था। और तीसरा जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था आपका निगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी फॉर निगेटिव के लिए। निगेटिव के लिए क्या था कि जब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव होता है तो उसमें डिड का प्रयोग करते हैं, यानी डिड नॉट यानी डिडंट। तो डिडंट के साथ, और उसमें यही महत्वपूर्ण था कि डिड के साथ जब भी नॉट आता है तो उसके बाद जो क्रिया आती है, वर्ब आता है, वो हमेशा क्रिया मूल रूप में होती है।
कहने का तात्पर्य कि वो क्रिया जो यानी कि वर्ब 1 रूप में होता है, जैसे गो, वेंट, गोन, ये मूल रूप है क्रिया की, तो इसमें एस लगा देंगे या आईएनजी लगा देंगे, क्रिया का रूप चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे जो, और उसके बाद हम लोग अभ्यास किए थे इसी पर। तो उम्मीद करता हूँ कि जिसका वो छूट गया होगा तो मैं कंक्लूजन इसका बता दिया आपको, यानी शॉर्ट में यही मैंने आपको पढ़ाया था उस टेंस में। और ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं इसको ये रटना नहीं है, रिमेंबर नहीं करना है, उसको आपको अभ्यास करना है 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, यानी आप उसको लगातार अध्ययन करें। मैं आशा करता हूँ और मुझे भरोसा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जरूर उस टेंस को सीख लेंगे। तो देर न करते हुए चलिए आज हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है अपूर्ण भूत, है ना। पास्ट का मतलब भूत होता है और प्रोग्रेसिव होता है अपूर्ण, यानी जो पूरा नहीं है। अ मतलब होता है ना और पूर्ण मतलब पूरा, जो पूरा नहीं है वही अपूर्ण है। तो नाम से स्पष्ट है अपूर्ण भूत यानी पूर्ण नहीं है। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए, राम पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, वे खेल रहे थे, वह दौड़ रही थी। तो सबसे पहले आप हिंदी का एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा। जैसे राम पढ़ रहा था, तो मैंने आपको बताया है कि यदि हिंदी में कोई सेंटेंस दिया है तो क्या करें, उसका जो अंत वाला पार्ट होता है यानी वाक्य का जो अंत वाला भाग होता है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, और धातु के साथ क्या लगा हुआ है। चूँकि मैं आपको धातु समझा चुका हूँ, यानी कि जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, यही सब क्या है, धातु है, यानी क्रिया है। उसका क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। यानी पढ़ से पढ़ना बना है, लिख से लिखना बना है, खेल से खेलना बना है। तो क्रिया यानी धातु प्लस आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पढ़ रहा था यानी पढ़ना के साथ रहा था आ रहा है, फिर लिखना के साथ रहा था आ रहा है, खेलना के साथ रहे थे आ रहा है, और दौड़ना के साथ रही थी आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर आपको धातु के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए रूल 1 में जो बताया आपको, आइडेंटिटी आप लोग कर चुके हैं। और आइडेंटिटी आप लोग यानी हिंदी स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। तो हिंदी स्ट्रक्चर में जो आइडेंटिटी है वो क्या है, यानी पहला जो आपको करता है, उसके बाद आपका धातु है, और उसके बाद देखिए रहा था, रही थी, रहे थे। इसी प्रकार प्रत्येक सेंटेंस में, प्रत्येक वाक्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब इस प्रकार का आइडेंटिटी यानी आपको जहाँ मिल जाए कि धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आपको लगा मतलब मिल जाए, तो आप पहचान जाइए कि वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, यानी अपूर्ण होता है वो। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का जो पहचान है वो पहचान है धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये बात याद रखिएगा कि जहाँ भी आपको धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहेगा तो वह टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाएगा। और जब आप पहचान गए कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है तो इसका ट्रांसलेशन यानी इसको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। तो इंग्लिश जो आपका रूल है वो है आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर में आपका है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि था थे थी का जो होता है उसमें वाज या वेयर होता है। वाज और वेयर का मतलब भी था थे थी होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और देखिए ध्यान रखिएगा वाज और वेयर का प्रयोग कैसे कीजिएगा, तो सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से कभी वाज आएगा, कभी वेयर आएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर है तो उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। चूँकि आप जानते हैं कि रहा था, रही थी, यानी कंटिन्यूस टेंस है, यानी पास्ट कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस टेंस में हर जगह आपका आईएनजी फॉर्म होता है, क्योंकि
वर्ब प्लस आईएनजी को बिफोर यानी वर्ब का चौथा रूप भी कहा जाता है। तो वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देखिए, वे नाच रहे थे, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर नाचना के साथ रहे थे आ रहा है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब रहे थे आ रहा है तो इसका सीधा तात्पर्य कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज वेयर के साथ इसमें बिफोर का प्रयोग करेंगे। इसीलिए फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट होता ही है, चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पर इसका ट्रांसलेशन बनेगा। तो वे नाच रहे थे, इसका हो जाएगा वे का होता है दे, नाचना का होता है डांस, और रहा था रही थी तो वेयर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो सब्जेक्ट का हो गया दे, और याद रखिएगा दे के साथ वाज कभी नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा आप पहले भी पढ़े होंगे वाज वेयर का प्रयोग में, किस सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है और किस सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। और यदि आप इतना भी नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि वाज जो है आपका ये सिंगुलर वर्ब है, और वेयर जो है आपका ये आपका प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल समझ भी जाते हैं तो याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मैंने आपको एक रूल बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पहचान में आना चाहिए, जैसे दे है THEY दे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट सिर्फ ही, सी, इट या किसी का नाम ही होता है, और बाकी जो सब्जेक्ट बच गया वो आपका प्लूरल होता है। तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ पर देखिए ही, सी, इट या नाम नहीं है तो इसका मतलब दे है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वेयर का ही प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए दे है तो इसीलिए वेयर आ गया, क्योंकि वेयर प्लूरल वर्ब है। तो दे वेयर है ना, वे नाच रहे थे, दे वेयर, चूंकि डांस के साथ यहाँ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, क्योंकि रहा था रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए दे वेयर डांसिंग, ये आपका सही हो जाएगा। वे नाच रहे थे, दे वेयर डांसिंग। अब देखिए रूल 2 में जो मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि रूल 2 में मैंने क्या लिखा है। जो पहला आप यहाँ पर स्टार दे दीजिए, और ये दूसरा स्टार देखिए। तो फर्स्ट स्टार में देखिए जब वॉवेल यानी AEIOU रहता है तो वर्ब के अंत में क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग करता है ना। यानी जब आपको वॉवेल क्रिया के अंत में दिख जाए, और याद रखिए ये बहुत जरूरी है कि वर्ब के अंत में आपको देखना है। तो वर्ब के अंत में यदि आपको वॉवेल दिखे AEIOU, तब उसके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए गो को दिखा ध्यान से, तो GO गो, तो गो जो क्रिया है इसके अंत में देखिए ओ लगा हुआ है, ओ आप जानते हैं कि ये वॉवेल है। तो जब वॉवेल का हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, इसलिए देखिए GOING यानी वॉवेल है तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है यहाँ पर। फिर देखिए COME यानी क्रिया का अंत में जो लेटर है उसको देखिएगा, अंत लेटर को, तो लास्ट लेटर जो है आपका वो वॉवेल यानी ई जो है वो वॉवेल होता है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। इसीलिए यहाँ पर देखिए इसके बाद आईएनजी यानी COMING, इसलिए यहाँ पर कमी हो गया, यानी कि जब हम इसमें आईएनजी करते हैं। और उसके बाद देखिए राइट, WRIT, राइट में क्या आपका ई यानी ई जो वो वॉवेल है, इसलिए WRITING राइटिंग, यहाँ पे आईएनजी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब दूसरा देखिए क्या है, जब कॉन्सोनेंट यानी कि आप जानते हैं कि ये 5 जब निकल जाएगा 26 में से, तो 21 जो बचेगा वो आपका कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो 5 को छोड़ दीजिए आप, तो वो आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो वही देखा मैंने कि जब कॉन्सोनेंट रहेगा यानी वर्ब के अंत में, तब कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए RUN रन है, तो रन में देखिए क्या लास्ट में क्या है, वॉवेल नहीं है, AEIOU है यहाँ नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो N जो आपका कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देंगे, जैसे RUN का यहाँ 1, यहाँ देखिए 2 हो गया, डबल मतलब 2 हो गया, RUNN हो गया, फिर तब आईएनजी लगा दिया रनिंग। उसी तरह SWIM स्विम, यहाँ पर देखिए M है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर देखिए डबल M हो गया, कॉन्सोनेंट डबल हो गया है। तो वही SWIM स्विम है, तो उसका जब अब प्रोग्रेसिव इसको लाइएगा आईएनजी फॉर्म में, तो क्या दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। और CUT कट भी क्या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर देखिए डबल T हो गया, कटिंग हो गया, यानी कि डबल करके आईएनजी लगा देना है। तो इसमें से सीधा आपको यही याद रखना है कि जब वॉवेल रहेगा क्रिया के अंत में तब केवल आईएनजी जोड़ेंगे, और जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो आप उसको उस कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाइएगा। क्या आपको समझ में आया है? मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, आपने क्या सीखा, यदि यानी याद रखिएगा किस टेंस में,
कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, है ना। तो कंटिन्यूस टेंस याद रखिएगा कि उसमें क्या करेंगे, जब आईएनजी का प्रयोग करना है तब क्या कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा वॉवेल जब क्रिया के अंत में रहेगा तो वॉवेल जब रहेगा तब सिर्फ आईएनजी रहेगा, लेकिन जब कॉन्सोनेंट होगा तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके तब आईएनजी लगाएंगे। तो यही इसका नियम है, यही मैंने आपको बताया है। तो चलिए इसके बाद जो है कि हम इसमें प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन इसका। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेशन में। तो चलिए पहले की तरह आज भी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आज चूँकि हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें से एक्सरसाइज 1 जो है आपका, यहाँ पर आप एक्सरसाइज 2 कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2, तो एक्सरसाइज 1 आपका है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एक्सरसाइज 1 देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए परीक्षा देने का तो सबको पता है क्या होता है, अपीयर एट द एग्जाम, यानी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। हालांकि टू हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप जब ध्यान दीजिएगा तो परीक्षा देना ना जब भी आता है, यानी धातु के साथ जब ना जुटता है तब उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हो जाता है, यानी 2+ वर्ब, है ना। ये हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत बार आपको बता चुका हूँ मैं। तो इसीलिए जब परीक्षा देना रहेगा तो वहाँ पर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है जाल फेंकना, तो इस सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। 100 टाइम्स 200 टाइम्स लिखिएगा, बोलिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, बार बार देख देख के पढ़ना है। तो जाल फेंकना का होता है टू कास्ट ए नेट, है ना। तो यहाँ पर जाल फेंकना का होता है टू कास्ट ए नेट। तो हर जगह आपको टू मिलेगा, क्योंकि ना सब आएगा। देखिए यहाँ जाल फेंकना, कपड़ा बुनना, ध्यान से सुनना, है ना, इधर उधर भटकना, यानी ना जहाँ भी आएगा उसके पहले टू लगाना ही है। तो चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि टू जो है वो इन्फिनेटिव होता है, 2+ वर्ब, धातु प्लस ना जब भी होता है तो टू लगता है। और जहाँ भी इंग्लिश में आपको 2+ वर्ब आया तो उसका हमेशा हिंदी मीनिंग ना ही आएगा अंत में। जैसे टू रीड है, उसका पढ़ना आएगा, टू प्ले है तो खेलना होगा, है ना, टू स्टडी होगा तो अध्ययन करना होगा, टू रन होगा तो दौड़ना होगा, है ना, टू टीच होगा तो पढ़ाना होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जाल फेंकना है, तो जाल फेंकना होता है टू कास्ट ए नेट। आप लोग बोलिएगा 4 बार 5 बार ऐसे बोल लीजिएगा। जाल फेंकना होता है टू कास्ट ए नेट, टू कास्ट ए नेट, है ना। जाल फेंकना टू कास्ट ए नेट, जाल फेंकना टू कास्ट ए नेट, ऐसे अभ्यास करना है। और फिर उधर से भी जैसे टू कास्ट ए नेट का मतलब क्या होगा, जाल फेंकना। टू कास्ट ए नेट का मतलब क्या होगा, जाल फेंकना, इस प्रकार से। फिर इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना का होता है टू वॉन्डर हियर एंड देयर, है ना। इधर उधर भटकना का होता है टू वॉन्डर हियर एंड देयर। तो आसान है, इसको अभ्यास करते रहिएगा आप लोग। इधर उधर भटकना का होता है टू वॉन्डर हियर एंड देयर, स्पेलिंग के साथ कीजिएगा। जैसे WANDER वॉन्डर, टू वॉन्डर हियर एंड देयर, टू वॉन्डर हियर एंड देयर, है ना, इधर उधर भटकना। फिर उसी तरह से टू वॉन्डर हियर एंड देयर का मीन्स क्या होता है, क्योंकि जब क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अंग्रेजी से हिंदी कीजिएगा तो आपका, यदि आप जानिएगा उसका मीनिंग, तो आपको यानी हिंदी करने में आपको आसानी हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में यानी एग्जाम हॉल में आपको कभी अंग्रेजी से हिंदी और कभी हिंदी से अंग्रेजी भी करने आता है। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। और कोई भी क्लास का एग्जाम हो, जैसे कि 8, 6 से शुरू हो जाती है, जैसे मूल रूप से देखा जाए तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, है ना,
तो सबके लिए फायदेमंद है। इसीलिए आप सबको जोड़ भी सकते हैं, बच्चे जैसे भाई हुआ, छोटी बहन है, छोटा भाई है, और या फिर अपने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब अच्छे मित्र हैं, तो उनको भी आप आराम से जोड़ सकते हैं और अपने आप को बेहतर करें। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़िंदगी किस प्रकार से कटता है लोगों का। जब आप नहीं कुछ कर पाएंगे तो बहुत तकलीफ होती है बाद में। और फिर माँ बाप को खैर इस पर डिस्कस हम बाद में करेंगे, जो अभी इम्पोर्टेंट उस पर कर लेते हैं, हालांकि इम्पोर्टेंट वो भी है। तो चलिए यहाँ पर क्या आपका है, तो आप समझ गए कि इधर उधर भटकना का होता है टू वॉन्डर हियर एंड देयर। क्या होता है? टू वॉन्डर हियर एंड देयर, जब इधर उधर भटकना का। और फिर देखिए यहाँ पर है आपका कपड़े बुनना। तो कपड़े बुनना का होता है टू विव क्लॉथ, WEAVE, विव, है ना, टू विव क्लॉथ। कपड़ा बुनना का होता है टू विव क्लॉथ। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जैसे कि RAT, रैट, रैट जो बोले रैट है प्रोनाउंसिएशन। और जैसे हम पढ़ाते हैं RAT, ये स्पेलिंग लगाना हुआ, है ना। और रैट मीन्स हुआ चूहा, यानी चूहा उसका मीनिंग हुआ। तो एक शब्द का 3 तरह से हम लोग याद करते हैं। पहले स्पेल करते हैं उसको, है ना, यानी इसमें कई सारे सिलेबल होता है। सिलेबल वर्ड्स भी जब पढ़िएगा उस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग स्पेलिंग लगाते हैं, उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं, और फिर उसके बाद मीनिंग यानी अर्थ उसका करते हैं, निकालते हैं। तो कपड़ा बुनना होता है टू विव क्लॉथ। तो स्पेलिंग याद रखिएगा, WEAV, विव, है ना, तो टू विव क्लॉथ। फिर उसी तरह से ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना का होता है टू लिसन टू, है ना। ध्यान से सुनना का होता है टू लिसन टू। टू लगता है क्योंकि ना आता है, इसीलिए टू लिसन टू, ध्यान से सुनना। फिर उसी तरह से आप पढ़िएगा, टू लिसन टू का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। टू लिसन टू का मीन्स क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो चलिए हम लोग अब देख लिए इसका वोकैबुलरीज, तो उसका ट्रांसलेट करते हैं उसको। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करें, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं हम लोग। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पर जाएगा। लेकिन चैप्टर के अनुसार वो क्रिया बदलती है ना, और टेंस के हिसाब से भी। जैसे वो परीक्षा दे रहा था, तो चूंकि हम लोग पहले पहचानेंगे इसको, तो परीक्षा देने का साथ रहा था, रही थी, आ रहा है, समझ गए। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसका आइडेंटिटी। इस टेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि जब धातु के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो जब ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, तो अब इसका बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के स्थान पर वाज या वेयर का प्रयोग करें, क्योंकि था थी लगा हुआ है, इसीलिए। तो सब्जेक्ट प्लस वाज हो गया, प्लस वर्ब प्लस ING, बस यही इसका स्ट्रक्चर, इस पर ही बने हुए हैं। तो वह परीक्षा दे रहा था, सिंपल है, ये हो जाएगा ही, और ही के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज का प्रयोग है, यानी वाज वेयर दो ही क्रिया इस टेंस में है, तो इसीलिए सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर, तो क्रिया वाज ही आएगा, तो ही वाज। वो वर्ब को हम लोग क्या करना है? ING फॉर्म में लाना है ना। तो जब आप वर्ब को ING फॉर्म में लीजिएगा, यानी परीक्षा देने का होता है टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, लेकिन यहाँ अपीयरिंग हो जाएगा, क्योंकि ING फॉर्म का लाना पड़ेगा यहाँ पर, ये इसका नियम है इसका। तो वह परीक्षा दे रहा था, ही वॉज अपीयरिंग, APPEARING, अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, EXAMI, एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। तो वह परीक्षा दे रहा था, क्या हो जाएगा? ही वॉज अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, वे जाल फेंक रहे थे। तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट दे है, यानी प्लूरल है, तो क्रिया भी प्लूरल होगी, यानी वेयर का प्रयोग है यहाँ पर, इसलिए हम लगाइए दे, वेयर, और वो जाल फेंक। चूंकि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है, तो क्रिया आपको देना पड़ेगा, है ना। तो दे वेयर, जाल फेंकना क्या होता है? टू कास्ट ए नेट, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा दे वेयर कास्टिंग। टू हट जाएगा क्योंकि यहाँ ना नहीं है, इसीलिए। ऐसा नहीं कि आप टू लगाते ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो ना, टू का प्रयोग जब ना होगा, जैसे वो खेलना पसंद करता है, वो दौड़ना चाहता है या दौड़ना चाह रहा था, तब वहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे। उस पर उस सभी बनेगा, लेकिन अभी जो यहाँ पर सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। दे वेयर कास्टिंग, CASTING, कास्टिंग ए नेट, NET, नेट। एक क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जाल है तो एक बार में एक ही जाल फेंकेगा, इसीलिए। तो वे जाल फेंक रहे थे, दे वेयर कास्टिंग ए नेट।
तो इंग्लिश में आर्टिकल का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। हिंदी में भले हम यहाँ पर वे एक जाल फेर ऐसा नहीं होता लिखना है, लेकिन अंग्रेजी में आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। आर्टिकल जब चैप्टर पढ़ेंगे हम ग्रामर में तो वहाँ पर एकदम खूब बढ़िया से पढ़ेंगे और समझ जाएंगे उसको। तो वे जाल फेंक रहे थे, दे वे कास्टिंग इन इट। फिर तीसरा देखिए क्या है, सीता इधर उधर भटक रही थी। एकदम आसान है, सब में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है, यानी सब आपका क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। तो एकदम आराम से बनाते हैं, इसका रूल भी आपको पता है। तो सीता इधर उधर भटक रही थी, तो एकदम आसान है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि ही सी इट या किसी का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पर क्रिया इस टेंस में दो ही क्रिया है, वाज और वेयर। और वाज होता है सिंगुलर और वेयर होता है प्लुरल। तो सीता सिंगुलर इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। तो सीता वाज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता वाज। सीता इधर उधर भटक रही थी, सीता वाज वॉन्डरिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वॉन्डर, टू हट जाएगा, टू नहीं लगेगा यहाँ पर। वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, मैं बता चुका हूँ क्यों नहीं लगेगा टू का प्रयोग है यहाँ। तो सीता वाज वॉन्डरिंग, WANDERING, wandering here and there, HERE here and there, THERE there। फुल स्टॉप दीजिएगा, क्योंकि मैं ये बता चुका आपको कि हिंदी सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम लगता है और अंग्रेजी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, सिंपल सेंटेंस। और यदि आपको कहीं दी जाए हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, तो आप समझिए वो साधारण वाक्य है। और यदि आपको कहीं दिखाई पड़े इंग्लिश सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप, वो सिंपल सेंटेंस होता है अंग्रेजी में। तो सेंटेंस पहचानने भी आता है, तो उसको पहचानने का तरीका ये भी है, जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे यानी कि सेंटेंस पढ़ेंगे चैप्टर, तब तो आपको ये अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो वे कपड़े बुन रहे थे, तो यहाँ पर देखिए दे, THY दे, वे का दे होता है, चूँकि दे प्लुरल की जब क्रिया भी प्लुरल, वेयर का प्रयोग हो जाएगा, दे वेयर, वे कपड़े बुन रहे थे, दे वेयर। और कपड़ा बुनने का होता है टू वीव क्लॉथ, तो यहाँ पर हो जाएगा वीविंग, WEAVING, वीविंग, WEAVING, वीविंग। दे वे वीविंग क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। वे कपड़े बुन रहे थे, दे वे वीविंग क्लॉथ। अब देखिए वे भाषण ध्यान से सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर। वे भाषण ध्यान से सुन रहे थे, तो इसको बनाइए, यहाँ हो जाएगा आपका दे। थोड़ा शॉर्ट में आपको मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वे भाषण ध्यान से सुन रहे थे, दे वेयर, आप जान रहे हैं कि दे वेयर का प्रयोग होगा, दे वेयर। अब देखिए पहले हो जाएगा वर्ब शब्द, यहाँ क्रिया आ जाएगा, है ना। दे वेयर यानी सुनना का हो जाएगा, यानी लिसनिंग, वहाँ लिसन है लेकिन लिसनिंग हो जाएगा। दे वेयर लिसनिंग टू हो जाएगा LISTENING, लिसनिंग, है ना। दे वेयर लिसनिंग टू, क्योंकि लिसनिंग टू का मतलब होता है भाषण सुनना, ध्यान से सुनना। तो देखिए वे ध्यान से सुन रहे थे, दे वेयर लिसनिंग टू, इसका मतलब वे ध्यान से सुन रहे थे क्या भाई, तो भाषण यानी स्पीच। दे वेयर लिसनिंग टू स्पीच, SPEECH, स्पीच में होता है भाषण। तो वे भाषण ध्यान से सुन रहे थे, दे वेयर लिसनिंग टू स्पीच, है ना, क्योंकि लिसनिंग टू का मतलब होता है ध्यान से सुनना। तो दे वेयर लिसनिंग टू स्पीच, वे भाषण ध्यान से सुन रहे थे। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 1 क्लियर कर चुके हैं, अब एक्सरसाइज 2 पर जाएंगे। एक्सरसाइज 2 आपका है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, अंग्रेजी में दिया हुआ है उसका हिंदी करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राम वॉज राइटिंग। अब देखिए यहाँ पर सीधा पकड़ना कि वॉज के साथ क्या आ रहा है, वर्ब का चौथा रूप आ रहा है। तो जब भी वॉज वेयर के साथ वर्ब का चौथा रूप रहेगा, तो सीधा पकड़ेंगे क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा वो, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा। और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है, उसका हिंदी में क्या बताया थे कि उसका अंत में क्या आएगा, धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएगा। जैसे रन दौड़ना होता है, तो वो दौड़ रहा था, इसका मतलब होगा वॉज रनिंग का मतलब होगा दौड़ रहा था। जैसे देखिए वेयर स्विमिंग, तो वो नहा रहे थे। वॉज डांसिंग मतलब नाच रहा था। वॉज टीचिंग पढ़ा रहे थे। वॉज रीडिंग क्या पढ़ रहे थे, है ना। तो एकदम आसान है। तो सीधा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम वॉज राइटिंग, तो कुछ नहीं, राम राइट में होता है लिखना, राम लिख रहे थे। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, तो रहा था, रही थी आएगा। यहाँ पकड़ लिया हम लोग, वॉज वेयर के बाद जो है वर्ब का चौथा रूप है। तो राम लिख रहे थे। श्याम वॉज रनिंग,
तो क्या हो जाएगा, श्याम दौड़ रहा था, श्याम दौड़ रहा था। उसके बाद दे वर स्विमिंग, वे तैर रहे थे, स्विम मतलब तैरना। फिर राधा वाज डांसिंग, राधा नाच रही थी, राधा डांस नाचना होता है, चूंकि टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव से लिए राहत रही थी का प्रयोग हो जाएगा, राधा नाच रही थी। फिर आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। टीच मतलब होता है पढ़ाना। लखन वॉज रीडिंग, लखन पढ़ रहा था। लखन पढ़ रहा था, रीड मतलब है पढ़ना। चूंकि ये सारे क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हिंदी में पूर्ण विराम, अंग्रेजी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत है आपको? कितने मतलब अच्छे ढंग से, यानी कितने आसान तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, है ना? तो क्या ये समझ में नहीं आएगा? बहुत बच्चे कहते हैं कि यार समझ में नहीं आता है, फिर आएगा क्यों नहीं? जब आप ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप यानी वन बाय वन करके पढ़ेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसको अवश्य ही समझेंगे, ना हो ही नहीं सकता। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना? आप उसको कमेंट करते हैं और अधिक से अधिक हमारे चैनल पर जुड़ें, क्योंकि ये चैनल नहीं है, ये आपका एक परिवार है ना? और ये आपका अपना चैनल है, मतलब आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो इस पर क्या करना है, आपको जुड़ना है। और यहाँ पर एक अच्छा कार्य होता है ना? क्योंकि यहीं से समाज का निर्माण होगा, क्योंकि एजुकेशन ही आपको क्या कर सकता है, समाज में, समाज का यानी सही समाज का निर्माण कर सकता है। तो मेरा उद्देश्य वही है, पढ़ने का मतलब ये पैसा कमाना या फिर सिर्फ नहीं है ये, है ना? यानी अर्थ के साथ साथ, संस्कार के साथ साथ आपको क्या करना है, समाज का निर्माण करना। चूँकि आने वाला जो भविष्य है उसको भी बचाना है आपको, ये हम सबका उत्तरदायित्व है, इसलिए ईमानदारी से ये कार्य करना होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, यानी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।